तो देखिए अब बात करेंगे आपके डार्क रिएक्शन की, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन की बात करेंगे, और डार्क रिएक्शन को आप और क्या बोलते हैं, बायोसिंथेटिक फेज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखा आपके, सबसे पहले आप देखिए आपकी किताब में लिखा है पहला टॉपिक कि वेयर आर एडीपी और एनएडीपीएच यूज्ड, ठीक है। तो मैं उसी को आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, लाइट रिएक्शन में आपके क्या क्या प्रोडक्ट्स थे, लाइट रिएक्शन के क्या क्या प्रोडक्ट्स थे, आप बताइए मुझे। तो आप कहेंगे सर एटीपी था, एनएडीपीएच था और ऑक्सीजन बना था, ठीक। अब मैंने आपसे पूछा कि ये सारे प्रोडक्ट्स कैसे बने, तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन बना था आपके वाटर के स्प्लिटिंग से, ऑक्सीजन बना था आपके वाटर के स्प्लिटिंग से, ठीक है। और NADPH कैसे बना था, तो आप कहेंगे NADPH NADP प्लस के रिडक्शन से बना था, जो कि आपके नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हमने देखा था, ठीक है। और ATP कैसे बना था, तो आप कहेंगे ATP बनता है आपके साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में, ठीक है, क्योंकि दोनों ही आपके प्रोटॉन ग्रेडियंट बनते हैं, और उन प्रोटॉन ग्रेडियंट के टूटने से जो एनर्जी रिलीज होती है उसी से आपके ATP बनता है, ठीक है, उसी से आपके ATP बनता है, ठीक। चलिए तो आपने देखा कि ये जो आपके ऑक्सीजन बनता है वाटर स्प्लिटिंग से, ये फ़ौरन ही आपके क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल जाता है, तो डिफ्यूज आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो ये क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो बनता है वाटर स्प्लिटिंग से, ये क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल जाता है। तो हमारे पास क्या बना आपके, हमारे पास क्या बचा, ATP और NADPH। तो हमारे पास क्या बचा आपके, ATP और NADPH। तो मैंने लिखा यहाँ पर लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन में आपने देखा था, लाइट रिएक्शन में आपने देखा था कि जब लाइट आती है, जब सनलाइट आती है, तो आपके क्या बनता है, तो आप कहेंगे NAD प्लस के रिडक्शन से NADPH बनता है, ठीक है। और आप देखेंगे कि ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ करके क्या बनाता है, ATP बनाता है, ठीक है। और यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा मैंने आपके क्या, डार्क रिएक्शन, ओके। और आपने देखा कि डार्क रिएक्शन में आप देखिए आप कि क्या होगा, डार्क रिएक्शन में ध्यान से देखिए क्या होगा। तो डार्क रिएक्शन में आप देखेंगे कि NADPH वापस से ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, NADP प्लस के अंदर, ठीक है। और आप देखेंगे कि ATP वापस से टूट जाएगा किसके अंदर, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यानी कि यहाँ पर डार्क रिएक्शन के अंदर जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स थे, NADPH और ATP, ये जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर ये कंज्यूम हो जाएंगे आपके डार्क रिएक्शन में, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन में आपके ये कंज्यूम हो जाएंगे, और ये कंज्यूम होने के बाद आपके क्या बनेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डार्क रिएक्शन में CO2 फिक्स होकर के क्या बनाएगी, आपके फूड बनाएगी। तो आप फूड बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं ग्लूकोज, या बोल सकते हैं आपके शुगर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि CO2 फिक्स करने के लिए CO2 से ग्लूकोज और शुगर बनाने के लिए आपके लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो आपके ATP से ADP NADP ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना, ये वापस से कहाँ चला जाएगा, आपके लाइट रिएक्शन में, और यहाँ बन जाएगा आपके ATP, और ATP आपके चला जाएगा कहाँ पे, डार्क रिएक्शन में। और ऐसे ही जब यहाँ पे NADPH बनेगा तो ये वापस से कहाँ बन जाएगा, NADP प्लस बनेगा, ये पहुँच जाएगा आपके लाइट रिएक्शन में, और लाइट रिएक्शन में वापस क्या बन जाएगा, ये NADPH, और NADPH वापस कहाँ पहुँच जाएगा, आपके डार्क रिएक्शन में, और ये वापस से ऑक्सीडाइज होकर NADP प्लस में, ठीक है। तो ये साइकिल प्लांट के अंदर चलती रहती है, ठीक। अब मैं आपसे पूछूंगा कि डार्क रिएक्शन क्या अंधेरे में होती है। डार्क रिएक्शन का नाम डार्क इसलिए है क्योंकि ये अंधेरे में होती है, या ये लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, तो आप कहेंगे गलत। ये डार्क रिएक्शन लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, ये लाइट के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है,
ठीक है, ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको आप डार्क बोलते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि डार्क रिएक्शन में डार्क क्या है, एक मिसनोमर है। ठीक है, मिसनोमर है। ठीक है, ये आपको भटका रहा है, ये डार्क में नहीं होती, ये आपके लाइट, बस लाइट रिएक्शन पे, सॉरी लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होती। तो आप लिखेंगे क्या, नॉट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लाइट। ठीक है, ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, ये किस पे डिपेंडेंट है, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि डार्क रिएक्शन आपके डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए आपके इसको क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। ठीक, इसका मतलब ये नहीं कि ये अंधेरे में होती है या ये लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, चलिए, तो सिंपल एक्सपेरिमेंट क्या है कि आप पेड़ को अंधेरे में रखिए। ठीक है, अंधेरे में रख दीजिए, मतलब मान लीजिए आपके पहले आपने उसको लाइट में रखा और फिर आपने उठा करके उसको अंधेरे में रख दिया, तो कुछ देर तक आपके डार्क रिएक्शन चलेगी जब तक लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं, और फिर थोड़ी देर बाद आपकी डार्क रिएक्शन रुक जाएगी। जब तक आपके लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होंगे तब तक डार्क रिएक्शन चलेगी। जैसे ही ADP और NADPH लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स खत्म हो जाएंगे तो डार्क रिएक्शन आपके रुक जाएगी। ओके, चलिए तो अब आप देखिए डार्क रिएक्शन में आप देखिए कि CO2 रिड्यूस होता है किसमें, आपके ग्लूकोज में, C6H12O6। ठीक है, और इसको रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन वाटर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो CO2 रिड्यूस होकर के आपके ग्लूकोज बनाएगा और हाइड्रोजन इसको वाटर देगा, रिड्यूस होने के लिए इसको हाइड्रोजन वाटर देगा। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये आपके सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये आपके मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, ये एक बार में नहीं होती कि CO2 से आपके डायरेक्टली ग्लूकोज बन जाए, यहाँ पर बीच में काफ़ी सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से देखिए कि ये क्या है, आपके मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पे, CO2। तो ये CO2 पहले कन्वर्ट होगा किसके अंदर, प्रोडक्ट 1। ठीक है, पहले ये आपके किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट 1, और प्रोडक्ट 1 को मैंने क्या कहा, आपके प्रोडक्ट 1 को मैंने मान लीजिए कहा आपके A। ठीक है, A को मैंने क्या कहा, आपके प्रोडक्ट 1, और फिर ये A कन्वर्ट हुआ किस में, आपके B में, इसको मैंने कहा आपके प्रोडक्ट 2, और फिर ये कन्वर्ट हुआ आपके C में। ठीक है, और मान लीजिए ये C क्या है, आपके ग्लूकोज, ये C क्या है, आपके ग्लूकोज। तो आप देखिए ग्लूकोज बनाने के लिए आपको बीच में काफ़ी सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो CO2 से ग्लूकोज आपके एक स्टेप में नहीं होता, ये एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होती है। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से देखिए, इसकी हिस्ट्री देखिए कि ये आपके रिएक्शन के स्टेप्स कैसे डिस्कवर हुए। ठीक है, तो आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। ठीक है, तो आप लिखिए हिस्ट्री में आप लिखेंगे क्या, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था आपके मेल्विन कैल्विन। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, आपके मेल्विन कैल्विन। ठीक है, और इन्होंने क्या इस्तेमाल किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो इन्होंने इस्तेमाल किया आपके रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन। ठीक है, तो नॉर्मल कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है
वो आपके 12 होता है, और रेडियो एक्टिव कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 14। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कार्बन 14 आपके क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का। ठीक है, तो इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन। ठीक है, और इन्होंने इस्तेमाल की एक ग्रीन एल्गी, और उस ग्रीन एल्गी का नाम क्या था आपके, क्लोरेला। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। तो अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इस्तेमाल किया आपके रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन और एक ग्रीन एल्गी जिसका नाम क्या था आपके, क्लोरेला। ठीक है, यहाँ तक आपने देख लिया, यहाँ तक आपने देख लिया। ठीक है, तो अब इनका एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया। ठीक है, तो आप देखिए इनका एक्सपेरिमेंट, और इनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था आपके, इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था आपके लॉलीपॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लॉलीपॉप क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इनके जो सेटअप था, इनका जो सेटअप था उसका शेप कुछ लॉलीपॉप जैसा था। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह सा था। ठीक है, कुछ इस तरह का सेटअप था इनका। ओके, और यहाँ पर इन्होंने क्या करा, यहाँ पर इन्होंने एक लगाई स्टॉप नॉक। ठीक है, तो स्टॉप कॉक किस लिए होती है, स्टॉप कॉक होती है आपके जो अंदर मटेरियल है, जो अंदर मटेरियल है फ्लास्क के, ये जो फ्लास्क के अंदर मटेरियल है वो नीचे बीकर में आके ना गिरे। ठीक है, तो ये लगाई इन्होंने स्टॉप कॉक। और यहाँ पे क्या लिया इन्होंने, यहाँ पर इन्होंने क्या लिया, यहाँ पर ली इन्होंने आपके ग्रीन एल्गी। ठीक है, यहाँ पर क्या ली इन्होंने, ग्रीन एल्गी। ये जो ग्रीन एल्गी क्लोरेला है इन्होंने इस फ्लास्क में ली, तो ये क्या है आपके ग्रीन एल्गी। ओके, ठीक है, तो ये इन्होंने क्या लिया, आपके ग्रीन एल्गी ली, और ग्रीन एल्गी में आपके साथ में क्या लिया, वाटर लिया। ठीक है, वाटर। और आप बताइए फोटोसिंथेसिस के लिए और क्या चाहिए, तो आप कहेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए हमें चाहिए CO2। तो इन्होंने आपके यहाँ से दी CO2, इन्होंने यहाँ से क्या दिया आपके CO2 दी। और ये CO2 नॉर्मल CO2 नहीं है, ये आपके रेडियो एक्टिव CO2 है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है वो आपके रेडियो एक्टिव कार्बन है। ठीक है, तो ये कैसी है आपके रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। ठीक है, और यहाँ से इन्होंने क्या दिया आपके, यहाँ से दी इन्होंने इस फ्लास्क पे लाइट। ठीक है, तो अब फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास सब कुछ है, CO2 है, वाटर है, क्लोरोफिल आपके ग्रीन एल्गी के अंदर है, और लाइट यहाँ से दे दी। ठीक है, अब इन्होंने बीकर में क्या लिया, तो बीकर में आप कहेंगे कि बीकर में इन्होंने लिया आपके क्या, बीकर में इन्होंने लिया आपके क्या, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। और कौन सा एल्कोहल लिया आपके, मीथेनॉल, मीथेनॉल। ठीक है, मीथेनॉल क्यों लिया उन्होंने, मीथेनॉल क्यों लिया, तो आप कहेंगे कि मीथेनॉल के अंदर जब ये ग्रीन एल्गी गिरेगी, जब हम स्टॉप को हटाएंगे और ये ग्रीन एल्गी मीथेनॉल में गिरेगी, तो ये आपके ग्रीन एल्गी फ़ौरन मर जाएगी। ठीक है, इंस्टेंटली मर जाएगी, किल एल्गी। और एल्गी मर गई, और एल्गी मर गई तो आप देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस फ़ौरन रुक जाएगा। ठीक है, स्टॉप फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस आपके फ़ौरन रुक जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपने देखा, यहाँ तक आपने सेटअप देख लिया, यहाँ तक आपने सेटअप देख लिया। ठीक है, तो आप देखिए कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया। ठीक है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, तो आप जानते हैं कि ग्रीन एल्गी जब फोटोसिंथेसिस करेगी, यानी कि जब उसके अंदर डार्क रिएक्शन होगी, तो पहले आपके CO2 से क्या बनेगा, आपके पहले बनेगा फर्स्ट प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद फाइनली आपके ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके स्टेप वाइज प्रोसेस है और ये काफ़ी सारे स्टेप्स में होता है। तो ये जानते थे कि अगर इन्होंने स्टॉप कॉक जब हटाई, जब आपके डार्क रिएक्शन में प्रोडक्ट 1 है या प्रोडक्ट A है, तो उस टाइम पर ग्रीन एल्गी यहाँ पर गिर जाएगी और ग्रीन एल्गी फ़ौरन मर जाएगी, और फ़ौरन मरते ही उसके अंदर फोटोसिंथेसिस यानी कि डार्क रिएक्शन रुक जाएगी। तो अब इनको जो प्रोडक्ट मिलेगा ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इनको जो आपके कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड कौन सा होगा,
वो आपके कंपाउंड ए होगा, प्रोडक्ट ए हुआ। क्यों? क्योंकि बी तो बन नहीं सकता, क्योंकि अब एल्गी मर चुकी है। ठीक है, अब अगर मैंने स्टॉप कॉक जब हटाई जब प्रोडक्ट बी है, तो एल्गी गिरने के बाद मर जाएगी और आपके फोटोसिंथेसिस यानी कि डार्क रिएक्शन रुक जाएगी। ठीक है, और डार्क रिएक्शन रुकने की वजह से आपके प्रोडक्ट आपको ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोडक्ट बी मिलेगा, तो सी नहीं मिल सकता क्योंकि एल्गी मर चुकी है, तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, लाइट मारने के 1 मिनट के बाद इन्होंने स्टॉप कॉक हटाई और इन्होंने देखा कि इनको क्या मिला, इनको मिला आपके रेडियो एक्टिव CO2। इसका मतलब ये है कि लाइट मारने के 1 मिनट के बाद अभी कोई डार्क रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, तो CO2 ऐसा का ऐसा ही मिला। ठीक है, अब मान लीजिए इन्होंने 5 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद स्टॉप कॉक हटाई और 5 मिनट के बाद इन्होंने देखा कि ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट के अंदर इनको क्या मिला। तो आप देखेंगे ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट के अंदर इनको क्या मिला, इनको मिला आपके 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। इनको क्या मिला, आपके 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड मिला। ठीक है, और वो कौन सा ऑर्गेनिक एसिड था, तो उसका नाम है आपके 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, या शॉर्ट में 3PGA, शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं आप, 3PGA। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको यानी कि मेल्विन कैल्विन को स्टॉप कॉक हटाने के बाद 5 मिनट के बाद क्या मिला, 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। कौन सा ऑर्गेनिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या शॉर्ट में आप कहेंगे 3PGA। तो इसका मतलब इनको प्रोडक्ट 1 क्या मिला, आपके 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, फिर इन्होंने आपके मान लीजिए 10 मिनट के बाद स्टॉप कॉक हटाई। ठीक है, और यहाँ याद रखिएगा कि ये जो 3PGA होगा ये कैसा होगा, आपके ये आपके रेडियो एक्टिव होगा। क्यों होगा रेडियो एक्टिव, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन होगा, इसके अंदर जो कार्बन होगा वो आपके कहाँ से आया होगा, वो आपके CO2 से आया होगा, और CO2 हमने कैसे ली है, रेडियो एक्टिव ली है। ठीक है, अब मान लीजिए 10 मिनट के बाद इनको कोई प्रोडक्ट बी मिला। ठीक है, और फिर मान लीजिए कि 15 मिनट के बाद इनको क्या मिला, आपके प्रोडक्ट सी मिला। ठीक है, प्रोडक्ट सी मिला, और ऐसे ही 20 मिनट के बाद प्रोडक्ट डी मिला। ठीक है, 20 मिनट के बाद क्या मिला इनको, प्रोडक्ट डी। ओके, और यही सारे प्रोडक्ट क्या होंगे आपके, यही सारे प्रोडक्ट आपके रेडियो एक्टिव होंगे। क्यों, क्योंकि ये आपके किससे बने हैं, ये आपके बने हैं किससे, रेडियो एक्टिव कार्बन से। सब रेडियो एक्टिव होंगे, रेडियो एक्टिव। ठीक है, चलिए और फिर मान लीजिए कि 25 मिनट के बाद मान लीजिए कि आपको वापस से क्या मिला, आपको, तो आप कहेंगे कि वापस से मुझे मिल गया क्या, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, और फिर आधे घंटे के बाद देखा यानी कि 30 मिनट के बाद तो आपको बी मिला, फिर 35 मिनट के बाद देखा तो सी मिला, फिर आपके 40 मिनट के बाद देखा तो डी मिला। तो इसका मतलब ये है कि ये कैसा प्रोसेस है, वापस से आपको वही प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, तो आप कहेंगे ये आपकी साइक्लिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, आपके ये आपकी साइक्लिक प्रोसेस हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आपने देख लिया, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। देखिए ये जो सबस्ट्रेट है, ये CO2 जो है आपके कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, प्रोडक्ट ए के अंदर, और प्रोडक्ट ए आपने देखा कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये कितने कार्बन का है, आपके ये 3 कार्बन का है। ठीक है, और CO2 में आपके कितने कार्बन हैं, CO2 में आपके 1 कार्बन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोई कंपाउंड होगा जो आपके CO2 को एक्सेप्ट करने के बाद इस 3 कार्बन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि वो कंपाउंड मैंने मान लिया X। ठीक है, तो ये X कंपाउंड ने CO2 को एक्सेप्ट किया होगा, CO2 इसके अंदर फिक्स किया होगा, और आपके इसमें फिक्स होने के बाद कन्वर्ट हो गया 3 कार्बन फर्स्ट प्रोडक्ट में। ठीक है, 3 कार्बन के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। चलिए, तो X को मैंने क्या कहा, X को मैंने कहा आपके प्राइमरी एक्सेप्टर।
क्योंकि पहली बार इसने CO2 को एक्सेप्ट किया है, तो ये क्या हो गया आपके प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। ओके, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। तो X ने CO2 को एक्सेप्ट किया, या कह लीजिए CO2 इसके अंदर फिक्स हुआ, ठीक है, और ये X कन्वर्ट हो गया अब किसके अंदर, ये X कन्वर्ट हो गया आपके प्रोडक्ट के अंदर। और इस प्रोडक्ट को, क्योंकि ये पहला प्रोडक्ट है, तो मैं इसको बोलूँगा, तो ए को मैंने क्या कहा आपके फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। और आप जानते हैं कि फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या है आपके 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। तो मेल्विन कैल्विन ने आपके इस तरह से बताया कि फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगा CO2 फिक्सेशन से, आपके जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा आपके 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड होगा, जिसका नाम क्या था 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इनके एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या दिया, तो गेव 3 कार्बन सॉरी, इन्होंने क्या दिया आपके, इन्होंने दिया आपके फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। इन्होंने बताया कि फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या है, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या है, और आप जानते हैं क्या है ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, इन्होंने बताया कि फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या है आपके, एक 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है, जो कि आपके क्या है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। और इन्होंने दूसरे साइंटिस्ट के साथ मिलकर के कंट्रीब्यूट भी किया, कंट्रीब्यूट टू फाइंड आउट कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे। तो ये जो पूरा पाथवे है डार्क रिएक्शन का, बायोसिंथेटिक पाथवे मतलब डार्क रिएक्शन, ये जो पूरा पाथवे है जिसमें आपके क्या बना, ग्लूकोज बना, ये जो पूरा पाथवे है जिसमें आपके क्या बना, ग्लूकोज बना। तो ये इन्होंने दूसरे साइंटिस्ट के साथ मिलकर के इसको वर्कआउट करने में, इसको फाइंड आउट करने में कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। ये एनसीईआरटी में लिखा है आपकी। तो इसी वजह से इस पाथवे का नाम, इस डार्क रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया आपके, इस पाथवे का नाम क्या पड़ गया आपके, इसका नाम पड़ गया आपके कैल्विन साइकिल, ठीक है। आफ्टर हिम मतलब उनके मरने के बाद इस पाथवे का नाम क्या पड़ गया आपके, कैल्विन साइकिल पड़ गया, ठीक है। और आप देखेंगे कि इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। और C3 साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या है, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट एक 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं आप, C3 साइकिल भी बोलते हैं, C3 साइकिल, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं आप, C3 साइकिल भी बोलते हैं। और C3 साइकिल, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि साइंटिस्ट जानना चाहते थे कि सारे प्लांट्स के अंदर फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ही होता है हमेशा, ठीक है। तो साइंटिस्ट जानना चाहते थे कि सारे प्लांट्स के अंदर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ही फर्स्ट CO2 फिक्सेशन है। तो उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे, ठीक है, उसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो अब आप देखिए ध्यान से, देखिए, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपने लिखा यहाँ पर कि दूसरे साइंटिस्टों ने, अदर साइंटिस्ट कंडक्टेड experiments in other plants, ठीक है। तो दूसरे प्लांट्स के अंदर साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट्स किए ये पता लगाने के लिए क्या सब के अंदर फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट आपके
3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ही है या कुछ और भी है, तो इन्हें पता चला कि ज़्यादातर के अंदर तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर, इन सम प्लांट्स, ठीक है, इन सम प्लांट्स, जैसे आपके मेज़, ठीक है, जैसे आपके मेज़, जैसे आपके सोरगम, ठीक है, जैसे आपके शुगर केन और जैसे आपके ग्रासेस, ठीक है। तो इनके अंदर इन्होंने देखा कि फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट आपके 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड था, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ज़्यादातर के अंदर क्या था आपके 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, लेकिन इन प्लांट्स के अंदर फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड था। और ये कौन सा ऑर्गेनिक एसिड था? तो ये था आपके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है, शॉर्ट में OAA, ठीक है, तो शॉर्ट में OAA, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मेल्विन केल्विन ने जब किया था तो वहाँ पर आपके फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या आया था? वो आया था आपके 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो फिर साइंटिस्टों ने सोचा कि क्या सब प्लांट्स में फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट आपकी 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है? तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और पता लगाया कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट आपके 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है, जिसका नाम क्या है आपके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या है आपके 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है, जिसको आप क्या बोलते हैं? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब आप देखिए इसी बेसिस पे कि फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं, इसी बेसिस पे आप देखेंगे 2 तरह की डार्क रिएक्शन होती हैं या 2 तरह की बायोसिंथेटिक पाथवे होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डार्क रिएक्शन कह लीजिए या बायोसिंथेटिक पाथवे कह लीजिए। बायोसिंथेटिक पाथवे कह लीजिए, या आप कह सकते हैं CO2 फिक्सेशन, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये कितने टाइप के हैं डार्क रिएक्शन? एक है आपके C3 पाथवे और एक है आपके C4 पाथवे, ठीक है, C4 पाथवे, ठीक है। और आप देखिए ध्यान से यहाँ पर फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, अगर फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या है आपके 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है, 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है, यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या शॉर्ट में आप क्या बोलते हैं उसको 3PGA, ठीक है। अगर फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट आपके 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है, तो अब इस पाथवे से जो ग्लूकोज बनेगा,
तो इस पाथवे को आप क्या बोलेंगे, C3 पाथवे। ठीक है, इस पाथवे को आप क्या बोलेंगे, C3 पाथवे। और आप देखेंगे कि अगर फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट आपके 4 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है, यानी कि क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इस पाथवे से जो ग्लूकोज बनेगा, तो इस पाथवे को आप क्या कहेंगे, C4 पाथवे। ठीक है, और प्लांट्स जिनमें ये होता है, प्लांट्स इन विच इट ऑपरेट्स, प्लांट्स जिनमें ये होता है, इट ऑपरेट्स, ऐसे प्लांट्स को आप क्या बोलते हैं, ऐसे प्लांट्स को आप बोलते हैं C3 प्लांट्स। ठीक है, C3 प्लांट्स। और प्लांट्स जिनमें आपके फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या है, 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, तो ऐसे प्लांट्स को आप क्या बोलते हैं, C4 प्लांट्स। ठीक है, और एग्जाम्पल तो आप जानते ही हैं, मैं लिखवा चुका हूं, मेज, सोरगम, शुगरकेन और ग्रासेस। ठीक है, एंड ग्रासेस, मेज, सोरगम, शुगरकेन एंड ग्रासेस, मेज, सोरगम, शुगरकेन एंड ग्रासेस। ठीक है, चलिए, और C4 पाथवे को आप कैल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कैल्विन साइकिल। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, ये आपने देख लिया। ठीक है, तो अब आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपकी एनसीईआरटी का, जिसका नाम क्या है आपके, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C3 पाथवे कह लीजिए, या C3 साइकिल कह लीजिए, या कह लीजिए आपके क्या, कैल्विन साइकिल। ठीक है, और आप जानते हैं C3 साइकिल और कैल्विन साइकिल आपके किस में ऑपरेट करती है, ये आपके C3 प्लांट्स में ऑपरेट करती है। ठीक है, तो आपने देखा था C3 प्लांट्स के अंदर जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है वो आपके 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, जिसका नाम क्या है आपके 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, तो आपने देखा था कि जब ये CO2 आपके एक कंपाउंड, जिसको हमने माना था X कंपाउंड, जब ये CO2 इस X कंपाउंड में आके फिक्स करती है, ये कंपाउंड जब आपके इस CO2 को एक्सेप्ट करेगा, और ये कंपाउंड CO2 को एक्सेप्ट करने के बाद ये आपके कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये आपके कन्वर्ट हो जाएगा 3 कार्बन के ऑर्गेनिक एसिड में, जिसका नाम क्या था आपके 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि CO2 को जब ये X कंपाउंड एक्सेप्ट करेगा, जब CO2 इसमें जाके फिक्स करेगा, तो ये X कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। ओके, चलिए, तो इसके अंदर 1 कार्बन है, इसके अंदर आपके 3 कार्बन हैं, ये 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस X में, जिसको आपने क्या कहा, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, ये क्या है आपके, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्राइमरी एक्सेप्टर के अंदर कितने कार्बन होने चाहिए, तो आप कहेंगे कि इसके अंदर होने चाहिए कितने, 2 कार्बन। ये आपके 2 कार्बन का कंपाउंड होना चाहिए। तो साइंटिस्ट भी यही सोचते थे, और उन्होंने भी काफ़ी सालों तक एक्सपेरिमेंट करके इस 2 कार्बन कंपाउंड को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट भी ऐसा ही सोचते थे, साइंटिस्ट ऑल्सो बिलीव्ड सो, साइंटिस्ट भी ऐसा ही सोचते थे, और उन्होंने काफ़ी साल लगाए इस 2 कार्बन के कंपाउंड को ढूंढने के लिए, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तो फिर ये क्या था, इसके अंदर कितने कार्बन होंगे, तो आप देखेंगे कि असल में इस X के अंदर, ये X आपके 5 कार्बन का कीटो शुगर है, ये X आपके 5 कार्बन का कीटो शुगर है, जिसका नाम क्या है आपके, राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, या शॉर्ट में आपके क्या, RUBP। ठीक, तो आप कहेंगे कि 1 कार्बन और 5 कार्बन
से जुड़ करके तो 6 कार्बन का कंपाउंड बनाना चाहिए, लेकिन 6 कार्बन का नहीं, यहाँ पर आपके 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनेंगे, 3 कार्बन के आपके 2 पीजीए बनेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ देखिए आप ध्यान से कि साइंटिस्ट जानते थे पहले से ही केल्विन के एक्सपेरिमेंट से कि फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट आपके 3 कार्बन का है। ठीक है, तो आपके ये जो आपके प्राइमरी एक्सेप्टर है, प्राइमरी एक्सेप्टर जो आपके CO2 को एक्सेप्ट करेगा, ये आपके 2 कार्बन का होना चाहिए। ठीक है, तभी तो 3 कार्बन का प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये आपके 5 कार्बन की कीटोस शुगर निकली, जिसका नाम क्या है आपके राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट या शॉर्ट में RUBP। तो ये 5 कार्बन का जो कंपाउंड है ये आपके CO2 को एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कन्वर्ट हो जाएगा आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, चलिए ये आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी किताब में केल्विन साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके क्या लिखा, केल्विन साइकिल। और आप जानते हैं केल्विन साइकिल या C3 साइकिल जिसको आप बोल सकते हैं, ये किसने दी है, तो आप जानते हैं ये दी है मेल्विन केल्विन और उनके कोवर्कर्स ने साथ में मिलकर ये पूरी बायोसिंथेटिक पाथवे, ये पूरा बायोसिंथेटिक पाथवे इन्होंने वर्कआउट किया। ठीक है, और इन्होंने बताया कि ये आपकी साइक्लिक प्रोसेस है, ये आपके साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कहाँ पर होता है, तो आप कहेंगे केल्विन साइकिल या C3 साइकिल डार्क रिएक्शन है, और डार्क रिएक्शन आपके कहाँ होती है, स्टोमा में होती है। ठीक है, ये आपके क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में होती है। ठीक है, फिर मैंने आपसे पूछा कि फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या होगा, फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या होगा आपके C3 साइकिल के अंदर, तो आप कहेंगे ये होगा आपके 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड, जिसका नाम क्या है आपके, जिसका नाम है आपके 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, फिर मैंने आपसे पूछा कि इसके अंदर प्राइमरी CO2 फिक्सेशन, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है, तो फिर मैंने आपसे क्या पूछा, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है, यानी कि कौन आपके पहले CO2 को एक्सेप्ट करेगा और आपके कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। तो ये आपने देखा था ये आपके 5 कार्बन की कीटो शुगर थी, जिसका नाम क्या था आपके राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट, और शॉर्ट में मैंने कहा था क्या, RUBP। ठीक है, RUBP। ओके, चलिए तो यहाँ तक आपने देखा था, यहाँ तक आपने देखा कि ये कहाँ पर होती है, आपके स्टोमा में होती है। फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या होता है इसमें, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और प्राइमरी CO2 फिक्सेशन, सॉरी प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है इसका, राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट या शॉर्ट में RUBP। ठीक है, चलिए अब आप देखिए कन्वीनियंस के लिए इसको मैंने तीन स्टेप्स में बांटा। ठीक है, तो मैंने इसके स्टेप्स लिखे, केल्विन साइकिल के स्टेप्स लिखे, और पहला स्टेप क्या है आपके, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, दूसरा स्टेप है आपके रिडक्शन, और तीसरा स्टेप है आपके रीजनरेशन। ठीक है, तो पहला स्टेप पढ़ेंगे हम, और पहले स्टेप का नाम क्या है आपके, कार्बोक्सिलेशन। ओके, और मैंने लिखा आपके मैंने आपके क्या लिखा, मैंने लिखा आपके कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट या कह लीजिए मोस्ट क्रूशियल स्टेप है। NCERT कहती है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट क्रूशियल स्टेप है केल्विन साइकिल का। ठीक है, चलिए तो कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा आपके यहाँ पे आपके कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ जाएगा किसके अंदर, RUBP के अंदर। ठीक है, तो RUBP CO2 को एक्सेप्ट करेगा, RUBP आपके CO2 को एक्सेप्ट करेगा, CO2 RUBP में फिक्स हो जाएगा, और आपके RUBP कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये हो जाएगा आपके 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, जो कि आपके 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो इसके 2 मॉलिक्यूल तो बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि RUBP में आपके 5 कार्बन है
और 5 और 1 कार्बन किसके अंदर है, CO2 में। तो 5 और 1 6 कार्बन है। तो आप देखेंगे 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल तो बनना चाहिए, ठीक है। और ये जो एंजाइम, ये जो रिएक्शन है, ये आपके रिबिस्को कैटलाइज करता है, ठीक है। रिबिस्को नाम का एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, ठीक है। तो रिबिस्को को देखते हैं पहले। रिबिस्को की फुल फॉर्म क्या है, तो आप लिखेंगे रिबिस्को की फुल फॉर्म है आपके राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस, ठीक है। राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस, ठीक है। ये आपके इस एंजाइम का नाम है। तो आप देखेंगे इसके पास कार्बोक्सिलेस एक्टिविटी है, यानी कि ये कार्बोक्सिलेशन करता है, CO2 को जोड़ सकता है, CO2 को आपके जोड़ सकता है RUBP के अंदर ठीक है। लेकिन आपने देखा कि इसके पास ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी है, तभी तो इसका नाम क्या लिखा है, ऑक्सीजनेस। तो ऑक्सीजनेस लिखने का मतलब है कि इसके पास ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी है, यानी कि ये ऑक्सीजन भी जोड़ सकता है आपके RUBP के अंदर, ठीक है। तो हम इसको आगे देखेंगे कि ये ऑक्सीजनेस की तरह कब काम करता है। लेकिन आपने देखा यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पर ये आपके कार्बोक्सिलेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये CO2 जोड़ रहा है आपके किसके अंदर, RUBP के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो RUBP का नाम क्या है, राइबोलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। कार्बोक्सिलेस का मतलब है कि ये आपके कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कि CO2 ग्रुप को जोड़ देगा कहाँ पर, RUBP के अंदर। लेकिन इसका नाम क्या है, ऑक्सीजनेस भी है। तो ऑक्सीजनेस का मतलब है कि ये ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी रखता है और ये ऑक्सीजन भी जोड़ सकता है RUBP के अंदर और कन्वर्ट कर सकता है इसको अदर दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके, रिडक्शन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके, रिडक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके, रिडक्शन। तो रिडक्शन में आप देखिए कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3-फॉस्फो का मतलब है कि थर्ड कार्बन पे आपके फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। 3-फॉस्फो का मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 3-फॉस्फो का मतलब है कि थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या कि मैं इसके फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा आपके, ये बन जाएगा आपके 1,3 बिस का मतलब 2 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा ये, ठीक है। तो बिसफॉस्फो का मतलब है कि 1 और 3 दोनों पे आपके फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ठीक है। चलिए, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, जिसमें आप फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं, तो इसको बोलते हैं आप फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। तो आपने 3PGA का क्या किया, 3PGA का आपने फॉस्फोरिलेशन किया तो इसको मैंने क्या लिखा आपके, फॉस्फोरिलेशन। और आप बताइए मुझे कि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आया। तो फॉस्फेट ग्रुप आएगा आपके कहाँ से, तो यहाँ पे आपके टूटेगा क्या, ATP, ठीक है। और ATP किसके अंदर टूटेगा आपके, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। तो ATP टूटेगा आपके किस में, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कौन ले लेगा आपके, 3PGA ले लेगा, ठीक। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इसका रिडक्शन होगा, ठीक है। तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये एसिड रिड्यूस होके आपके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो ये क्या बन जाएगा आपके, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक। और आप देखेंगे यहाँ से आपके डीफॉस्फोरिलेशन भी होगा, यानी कि वापस से 1 पे जो फॉस्फेट था वो निकल जाएगा और सिर्फ 3 पे फॉस्फेट ग्रुप बचेगा, ओके। तो क्या बन गया आपके 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ओके। तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड आपके रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड। और यहाँ पर आपके 1,3 बिसफॉस्फो है ना, तो 1,3 बिसफॉस्फो से आपके 1 से फॉस्फेट ग्रुप हट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके सिर्फ
3 फॉस्फो और आपके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और रिडक्शन के लिए इसके रिडक्शन के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है आपके कौन, NADPH, ठीक है। और NADPH कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, NAD+ के अंदर, ठीक है। तो NADPH खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, NADP+ के अंदर, और जो हाइड्रोजन निकलेंगे वो हाइड्रोजन चले जाएंगे आपके किसके पास, 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के रिडक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है आपके NADPH, और NADPH खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, NAD+ में, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर दो मॉलिक्यूल थे आपके, एक CO2 से आपके 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल थे। तो हम यहाँ पर आपके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2 मॉलिक्यूल, यहाँ भी आपके 2 मॉलिक्यूल। तो आपने देखा कि एक 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के फॉस्फोरिलेशन के लिए 1 ATP लग रहा है, तो दो मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के लिए 2 ATP लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। और आप देखेंगे कि एक 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के रिडक्शन के लिए आपके एक NADPH लगता है, ठीक है। तो 2 के लिए क्या लगेंगे, 2 के लिए 2 लगेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे आपके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए आप, नेक्स्ट स्टेप है आपकी क्या, नेक्स्ट स्टेप है आपके रीजनरेशन, ठीक है, रीजनरेशन, ओके। और यहाँ पे इस स्टेप में एक बात और याद रखिएगा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन आपके क्या होते हैं, शुगर होते हैं, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि शुगर की डेफिनेशन क्या है। अभी आप याद रखिए कि 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एक शुगर है, ठीक है। और इसमें कितने कार्बन हैं, इसमें आपके 3 कार्बन है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं आप, ट्राईओस। ट्राई का मतलब 3 कार्बन की शुगर है तो ट्राई, ओस मतलब शुगर, ट्राईओस शुगर भी बोलते हैं इसको, ट्राईओस शुगर, ठीक है। और क्योंकि इसमें शुगर के अलावा फॉस्फेट ग्रुप भी है तो ट्राईओस फॉस्फेट भी बोलते हैं इसको, ट्राईओस फॉस्फेट, ठीक है। तो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को आप ट्राईओस फॉस्फेट भी बोलते हैं और ये आपकी शुगर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि शुगर किस स्टेप में बनती है, शुगर किस स्टेप में बनती है, तो आप कहेंगे शुगर बनती है आपके रिडक्शन स्टेप में, ओके। चलिए, तो रीजनरेशन में आप देखिए क्या होगा कि ये जो आपके 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, इससे आपके दोबारा से क्या बनेगा, RUBP बनेगा। तो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड यानी कि आपके ट्राईओस फॉस्फेट से आपके वापस से क्या बनेगा, आपके RUBP का मतलब है राइबोलोस 1,5-bis-फॉस्फेट बनेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपके सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये आपके काफ़ी सारी स्टेप्स में होता है और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो मैंने इसको सिंप्लिसिटी के लिए एक स्टेप में कराया है क्योंकि NCERT में दिया नहीं है, ठीक है। और बस आप याद रखेंगे कि यहाँ पर आपके एक ही फॉस्फेट ग्रुप है, 3-फॉस्फो, 3rd कार्बन पे फॉस्फेट है, लेकिन आप देखेंगे RUBP में यानी कि राइबोलोस 1,5-bis-फॉस्फेट, तो यहाँ पे आपके 2 फॉस्फेट हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका क्या हुआ होगा, किसी न किसी स्टेप में इसका फॉस्फोरिलेशन हुआ होगा, इसमें आपके फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आपके एक ही फॉस्फेट है और इसमें आपके क्या है, बिस-फॉस्फेट है, ठीक है, राइबोलोस 1,5-bis-फॉस्फेट। तो इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, इसको मैं लिख दिया आपके क्या, राइबोलोस 1,5-bis-फॉस्फेट। तो ये बिस-फॉस्फेट है तो इसका मतलब इसमें 2 फॉस्फेट है और 2 फॉस्फेट है तो यहाँ पर इसके कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेप में इसका क्या हुआ होगा, इसका आपके क्या हुआ होगा, फॉस्फोरिलेशन हुआ होगा। और फॉस्फोरिलेशन हुआ है तो फॉस्फोरिलेशन के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपकी क्या होगा, ATP खर्च होगा। ATP टूटा किसके अंदर, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपके यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, तो ये आपने यहाँ तक देख लिया। तो मैंने आपको 3 स्टेप बताए और तीनों स्टेप आपने देख लिए। अब हम इसकी समरी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आप लिख लीजिए। तो अब आप देखिए कि केल्विन साइकिल में आपने देखा था कि एक CO2 फिक्स करने के लिए आपको
1 केल्विन साइकिल चाहिए, ठीक है। तो एक CO2 फिक्स करने के लिए आपको 1 केल्विन साइकिल चाहिए, ठीक है। तो 1 केल्विन साइकिल में आपके 1 CO2 फिक्स होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्या, 1 केल्विन साइकिल, 1 केल्विन साइकिल में आपके 1 CO2 मॉलिक्यूल फिक्स, ठीक है, 1 CO2 मॉलिक्यूल फिक्स। और आपने देखा था कि 1 केल्विन साइकिल में 1 केल्विन साइकिल में आपकी 3 ATP और 2 NADPH यूज्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा था कि 1 केल्विन साइकिल में आपके 1 CO2 मॉलिक्यूल फिक्स होता है और 1 केल्विन साइकिल में आपके 3 ATP और 2 NADPH यूज़ होते हैं, ठीक है। और ये भी आपने देखा था कि 2 ATP और 2 NADPH यूज्ड होते हैं, यूज्ड इन रिडक्शन स्टेप में, ठीक है। और आपने देखा था कि 1 ATP यूज्ड होता है किसमें, यूज्ड इन रीजनरेशन स्टेप, ठीक है। तो रीजनरेशन स्टेप में आपके 1 ATP यूज होता है और रिडक्शन स्टेप में आपके 2 ATP और 2 NADPH यूज होते हैं, ठीक है। तो टोटल आपके 3 ATP 2 NADPH यूज होते हैं केल्विन साइकिल में, ठीक है। और आपके 1 CO2 मॉलिक्यूल फिक्स होता है केल्विन साइकिल में, ठीक। तो अब मैंने आपसे सवाल पूछा कि टू फिक्स 1 CO2 मॉलिक्यूल 1 CO2 मॉलिक्यूल, तो एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए मुझे कितने ATP और NADPH चाहिए। तो सिंपल आंसर क्या होगा आपके कि 1 केल्विन साइकिल में 1 CO2 मॉलिक्यूल फिक्स होगा और 1 केल्विन साइकिल में 3 ATP NADPH यूज हो रहे हैं। तो 1 CO2 को फिक्स करने के लिए आपके 3 ATP और 2 NADPH यूज होंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपके 3 ATP and 2 NADPH यूज कह लीजिए या कह लीजिए रिक्वायर्ड, इतने चाहिए आपको, ठीक है। तो सिंपल क्या है आपके कि 1 केल्विन साइकिल में आपके 1 CO2 फिक्स और 1 केल्विन साइकिल में आपके 3 ATP 2 NADPH यूज्ड, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपके 1 CO2 में आपको 1 CO2 को फिक्स करने के लिए आपको 3 ATP और 2 NADPH चाहिए, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, अब आप देखिए ध्यान से देखिए। तो मैंने आपसे अगला सवाल पूछा कि CO2 के अंदर कितने कार्बन हैं। तो आप कहेंगे CO2 के अंदर 1 कार्बन है, ठीक है। और फिर मैंने आपसे पूछा कि ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन हैं। तो आपने कहा ग्लूकोज के अंदर C6H12O6 यानी कि इसके अंदर 6 कार्बन है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि कितने CO2 चाहिए आपको ग्लूकोज बनाने के लिए। तो आपने कहा कि 6 CO2 मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। सिंपल क्या होगा आंसर कि 1 CO2 में 1 कार्बन, 1 ग्लूकोज में 6 कार्बन, तो आपकी 6 CO2 लगेंगे 1 ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए अब कि कितनी केल्विन साइकिल लगेंगी आपके 1 ग्लूकोज बनाने के लिए, तो आप कहेंगे कि 1 केल्विन साइकिल में 1 CO2 फिक्स, ठीक, और 1 ग्लूकोज बनाने के लिए आपको 6 CO2 चाहिए। तो 1 ग्लूकोज बनाने के लिए आपको 6 केल्विन साइकिल चलानी पड़ेंगी, 6 बार 6 टन्स ऑफ CO2 6 टन्स ऑफ केल्विन साइकिल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, ये आपने देख लिया, ठीक है। तो अब आपने लिखा
कि टू सिंथेसाइज वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, टू सिंथेसाइज वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बनाने के लिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको 6 टन्स ऑफ केल्विन साइकिल इज रिक्वायर्ड, ठीक है, 6 टन्स ऑफ केल्विन साइकिल इज रिक्वायर्ड। आपको 6 टन्स चाहिए केल्विन साइकिल के। क्यों? क्योंकि केल्विन साइकिल में आपके एक CO2 फिक्स होता है, ठीक है, और एक CO2 में आपके 1 कार्बन और ग्लूकोज में आपके 6 कार्बन, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके 6 केल्विन साइकिल चाहिए आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने ATP और कितने NADPH कंज्यूम होंगे, तो आपने यहाँ लिखा कि 1 केल्विन साइकिल में आपके 3 ATP और 2 NADPH यूज्ड होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ग्लूकोज में आपको चाहिए 6 केल्विन साइकिल। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको चाहिए 6 केल्विन साइकिल, ठीक है। तो अब बताइए आप मुझे कि 6 केल्विन साइकिल में आपके कितने ATP यूज़ हो जाएंगे। तो आप कहेंगे 18 ATP और 12 NADPH इस्तेमाल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसिस के लिए, ठीक है, तो फॉर वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसिस, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए आपको 18 ATP और 12 NADPH रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। आपको 18 ATP और 12 NADPH चाहिए हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम जल्दी से केल्विन साइकिल की समरी देखेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, तो आप देखेंगे कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए आपको 6 CO2 चाहिए, ठीक है। और आप देखेंगे कि एक केल्विन साइकिल में आपके 1 CO2 फिक्स होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको 6 बार केल्विन साइकिल चलानी पड़ेगी एक ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए डायरेक्टली 6 CO2 एंटर कराऊंगा केल्विन साइकिल के अंदर, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, आपके पास क्या है, आपके पास है RUBP। और RUBP क्या है? RUBP को आप जानते हैं, RUBP है आपके राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है। और यही आपके CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर है, ठीक है। तो यही है आपके CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर। और आप देखेंगे जब आपके एक RUBP एक CO2 को एक्सेप्ट करता है तो ये आपके 2 मॉलिक्यूल बनाता है, किसके? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, ठीक है। तो ये आपके RUBP जब आपके एक CO2 को एक्सेप्ट करेगा, CO2, ठीक है, तो एक CO2 को एक्सेप्ट करेगा तो ये आपके क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो 3PGA क्या है? 3PGA है आपके 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो वापस से आते हैं आपके कि जब RUBP यानी कि राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जब आपके एक CO2 मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करता है तो ये आपके 2 मॉलिक्यूल बनाता है, किसके? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, ठीक है। तो आप जानते हैं यहाँ पर इसके पास 5 कार्बन होते हैं, इसके पास आपके 1 कार्बन होता है, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल में आपके 5 कार्बन हैं और इसके मॉलिक्यूल में आपके 1 कार्बन है, ठीक है।
और मैंने आपके यहाँ पर 6 CO2 एंटर कराए हैं, तो आप देखेंगे कि RuBP एक CO2 एक्सेप्ट करता है, तब आपके 2 मॉलिक्यूल बनाता है किसके, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। तो अगर ये 6 मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तो एक RuBP एक CO2 एक्सेप्ट कर सकता है। तो 6 CO2 एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर आपको कितने चाहिए होंगे, यहाँ पर आपको 6 RuBP चाहिए होंगे, ठीक है। और जब 6 RuBP 6 CO2 को एक्सेप्ट करेंगे, तो ये आपके कितने 12 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल कार्बन की बात करूँ जो आपके साइकिल में एंटर कर रहे हैं, तो आप देखेंगे 6 पंजे 30 प्लस और आपके ये 6 कार्बन, तो टोटल कार्बन कितने हो गए आपके 36 कार्बन आपके साइकिल के अंदर एंटर किए, ठीक है। और यहाँ देखेंगे आप इसमें कितने कार्बन होते हैं, इसमें आपके 3 कार्बन होते हैं, तो यहाँ भी देखेंगे आप 12 × 3 यानी कि 36 कार्बन यहाँ भी है, यानी कि रिएक्शन कैसी है, बैलेंस है, ठीक है। और इस रिएक्शन को जहाँ पर आपके RuBP CO2 को एक्सेप्ट करता है, तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है जिसका नाम क्या है आपके कार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पर जो एंजाइम है उसका नाम क्या है आपके रिबिस्को, ठीक है। यहाँ पर जो एंजाइम है उसका नाम क्या है आपके रिबिस्को, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए एकदम। तो आपने देख लिया यहाँ पर आपके 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गए। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉस्फोरिलेशन होगा, ठीक है। तो रिडक्शन स्टेप में आपके क्या होगा, पहले इसका फॉस्फोरिलेशन होगा, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पर 3rd कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 3rd कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है, और अब मैं इसके 1st कार्बन पे भी फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा आपके 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। पहले आपकी सिर्फ 3rd कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप था, मैंने 1st पे भी जोड़ दिया, तो ये बन गया आपके 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ओके। और इसके अंदर भी कितने कार्बन होंगे, इसके अंदर भी आपके 3 कार्बन होंगे, ठीक है। और यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर आपके ATP टूटेगा, ATP टूट करके ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देगा इसको 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर, आपने क्या देखा यहाँ पर, आपने देखा कि एक 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट करने के लिए 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में एक ATP खर्च होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर 12 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 12 ATP तोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, 12 ATP तोड़ने पड़ेंगे, ओके। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपके रिडक्शन होगा, इसका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन होगा, और रिडक्शन से आपके क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये हो जाएगा आपके 3 फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। तो आप देखेंगे 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किस में रिड्यूस हो जाएगा, आपके 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, ठीक है। और इसमें भी आपके कितने कार्बन हैं, इसमें भी आपके 3 कार्बन हैं। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या है आपके NADPH, ठीक है, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, जो कि आपके ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, NADP+ के अंदर। तो NADPH खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, NADP+ के अंदर, और 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को रिड्यूस कर देगा किसके अंदर, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। तो आपके यहाँ पर आपने देखा जब एक मॉलिक्यूल
1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का कन्वर्ट होगा किसके अंदर, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के अंदर। तो आपके एक NADPH खर्च होगा। तो 12 मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करने के लिए तो आप देखेंगे 12 NADPH लगेंगे, ठीक है। चलिए, और आपने देखा कि ये है क्या, ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। तो ये है आपके क्या, शुगर। और ये कितने कार्बन की शुगर है, ये है आपके 3 कार्बन की शुगर। तो इसीलिए इसका और क्या नाम है, इसका नाम है ट्राइओस। ट्राई मतलब 3, ओस मतलब शुगर, और इस पे आपके फॉस्फेट ग्रुप भी है, तो लिख दिया ट्राइओस फॉस्फेट, ठीक है। तो हमारे पास 12 मॉलिक्यूल हैं किसके, ट्राइओस फॉस्फेट के, शुगर के 12 मॉलिक्यूल हैं, तो ये शुगर है। और ये जो दूसरा स्टेप है, इस दूसरे स्टेप को आप क्या बोलते हैं, ये जो दूसरा स्टेप है आपके, इस दूसरे स्टेप को आप बोलते हैं रिडक्शन, जिसमें आपके पहले फॉस्फोरिलेशन होगा और फिर बाद में रिडक्शन होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे इसी स्टेप में आपकी शुगर बनती है। इसी स्टेप में आप देखेंगे ये एक स्टेप नहीं, ये मल्टीपल स्टेप होते हैं जिसमें आपकी शुगर बनती है, ठीक है। और यहाँ पर आपके ग्लूकोज भी बनेगा, इसी स्टेप में आपके ग्लूकोज भी बनेगा। देखिए कैसे, इसी स्टेप में आपके ग्लूकोज भी बनेगा, देखिए कैसे। यहाँ पर आपके 12 मॉलिक्यूल हैं इसके, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसके 12 मॉलिक्यूल हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा के अंदर इसके 12 मॉलिक्यूल हैं। तो आप देखेंगे ट्राइओस फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल, ट्राइओस फॉस्फेट के, या ट्राइओस फॉस्फेट कह लीजिए, या कह लीजिए आपके 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, एक ही बात है। तो 2 मॉलिक्यूल कहाँ चले जाएंगे आपके, 2 मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे आपके कहाँ पर, टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। और बाकी के 10 मॉलिक्यूल आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही रहेंगे, आपके स्टोमा के अंदर ही रहेंगे। तो 10 मॉलिक्यूल आपके क्या हैं, ट्राइओस फॉस्फेट के क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब अगर आपको याद है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, वैसे हम इसको रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, वहाँ पर ग्लूकोज टूटता है स्टेप वाइज रिएक्शन में, ठीक है। तो ग्लूकोज आपके एक एक स्टेप करके टूटता है पायरुवेट के अंदर, और आप देखेंगे वहाँ पर एक इंटरमीडिएट होता है ट्राइओस फॉस्फेट, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये ट्राइओस फॉस्फेट, ये जो रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस की, ये उल्टी चलेगी और आपके ट्राइओस फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके कुछ रिएक्शन के बाद इसका कुछ रिडक्शन के बाद आप देखेंगे कि ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं ट्राइओस फॉस्फेट के, इसमें आपके कितने कार्बन हैं, इसमें एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन हैं, तो 2 मॉलिक्यूल में आपके 6 कार्बन होंगे। और ये आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट, ठीक है, जिसमें आपके कितने होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूटता है स्टेप वाइज और पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वहाँ पे आपके मल्टीपल इंटरमीडिएट्स होते हैं, और वहाँ पे एक इंटरमीडिएट क्या है, ट्राइओस फॉस्फेट, ठीक है। अब ये ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन उल्टी चलेगी और ट्राइओस फॉस्फेट से आपके क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। ग्लूकोज वहाँ पर ऑक्सीडाइज होता है और ट्राइओस फॉस्फेट यहाँ पे रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। तो रिडक्शन स्टेप में ही आपके ग्लूकोज भी बनता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपने देख लिया। और ग्लूकोज फाइनली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सुक्रोज के अंदर, और सुक्रोज के अंदर या स्टार्च के अंदर, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है। लेकिन आप देखेंगे सुक्रोज की क्या है आपके, एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ग्लूकोज आपकी एक रिड्यूसिंग शुगर है, और रिड्यूसिंग शुगर आपके सेल में नहीं रह सकती, वो अनस्टेबल है। तो ये आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर यानी कि सुक्रोज में कन्वर्ट होगा और अब आपके प्लांट के अंदर रह सकता है, या ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, तब भी ये आपके प्लांट में स्टेबली रहेगा, ठीक है। और अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल कार्बन कितने हैं। तो टोटल कार्बन है आपके कितने, टोटल कार्बन है आपके 3 × 10, तो ये हैं आपके 30 कार्बन, ठीक है। और RUBP में आपके 5 कार्बन हैं। तो आप बताइए मुझे RUBP के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे। तो आप कहेंगे RUBP के इससे 6 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। चलिए,
और आप देखेंगे इस स्टेप को आप क्या बोलते हैं, इस लास्ट स्टेप को आप क्या बोलते हैं, लास्ट स्टेप को आप क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। लास्ट स्टेप को आपने क्या कहा, रीजनरेशन। और आप देखेंगे एक मॉलिक्यूल आरयूबीपी का एक मॉलिक्यूल रीजनरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आपके एक एटीपी चाहिए, ठीक है। एक एटीपी खर्च होगा एक मॉलिक्यूल रीजनरेट करने के लिए। तो आप मुझे बताइए 6 मॉलिक्यूल रीजनरेट करने के लिए आपको कितने एटीपी चाहिए होंगे, तो आप कहेंगे 6 एटीपी चाहिए होंगे आपको 6 मॉलिक्यूल ऑफ आरयूबीपी को रीजनरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ आपके, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। पहले आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या हुआ, आरयूबीपी ने आपके 6 मॉलिक्यूल एक्सेप्ट किए किसके, CO2 के, ठीक है। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ आरयूबीपी ने आपके 6 मॉलिक्यूल CO2 को एक्सेप्ट किया और ये आपके किस में 12,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसको आपने क्या कहा, कार्बोक्सिलेशन। एंजाइम है रिबोस्को, ठीक है। फिर इसका हुआ फॉस्फोरिलेशन के बाद ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, ठीक है। और फिर इसका हुआ रिडक्शन, और रिडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, NADPH। तो NADPH आपके खुद ऑक्सीडाइज हुआ और इसको रिड्यूस कर दिया किसके अंदर, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं, ट्राइओस फॉस्फेट। और ये जो स्टेप है आपके, ये रिडक्शन स्टेप है। तो रिडक्शन आपके एक स्टेप नहीं, आपके काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, रिडक्शन के अंदर, ठीक है। और इसी रिडक्शन के अंदर आप देखेंगे कि 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड या ट्राइओस फॉस्फेट्स से आपके क्या बनेगा, ये आपके बनेगा ग्लूकोज। तो इसके 2 मॉलिक्यूल आपकी साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे और फिर ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये आपके ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे ग्लाइकोलाइसिस में रिएक्शन चलती है, ग्लूकोज टूटता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्लूकोज आपकी बनेगा। तो यहाँ पर ये रिवर्स डायरेक्शन चलेगी, उल्टी डायरेक्शन चलेगी ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो ट्राइओस फॉस्फेट से आपके ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सुक्रोज के अंदर, ठीक है। और सुक्रोज को आप क्या बोलते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और बाकी की 10 मॉलिक्यूल यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही रहेंगे और फिर ट्राइओस फॉस्फेट आपके कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आरयूबीपी के अंदर। तो आरयूबीपी रीजनरेट हो जाएगा और इसी लास्ट स्टेप को आप क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। और इसमें आप देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल को रीजनरेट करने के लिए आपको एक एटीपी चाहिए। तो 6 मॉलिक्यूल को रीजनरेट करने के लिए आपको 6 एटीपी चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर कि इसके अंदर इनपुट क्या है और इसका आउटपुट क्या है, तो आप कहेंगे इनपुट में हमने क्या डाला, इनपुट में हमने क्या डाला आपके 6 CO2 और हमें क्या मिला आपके ग्लूकोज, ठीक है। हमने डाले आपके 18 ATP, तो हमें क्या मिला आपके 18 ADP, ओके। और हमने डाला आपके 12 NADPH, तो हमें मिला क्या आपके 12 NADP+, ठीक है। तो ये हो गया आपके इनपुट और आउटपुट की बात, ठीक है। चलिए, तो कैल्विन साइकिल पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है आपके, क्वेश्चन है वाई साइक्लिक फोटोफॉस्फो रिलेशन अकर, ठीक है। और इस सवाल का जवाब देने से पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि नंबर ऑफ ATP एंड NADPH, नंबर ऑफ ATP एंड NADPH required to fix 1 CO2
मॉलिक्यूल इन केल्विन साइकिल, इन केल्विन साइकिल। ठीक है, तो केल्विन साइकिल में एक CO2 को फिक्स करने के लिए आपको कितने ATP और कितने NADPH चाहिए। ठीक है, तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टू फिक्स 1 CO2 मॉलिक्यूल, एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए आपको 3 ATP और 2 NADPH चाहिए, 2 NADPH चाहिए। ठीक है, और आप अगर प्रिसाइजली देखें तो 3 ATP में से आपको 2 ATP रिडक्शन स्टेप में चाहिए। ठीक है, तो रिडक्शन स्टेप में आपको 2 ATP चाहिए और 2 NADPH चाहिए, और रीजनरेशन स्टेप में आपको 1 ATP चाहिए। तो टोटल 3 ATP और 2 NADPH चाहिए आपको एक CO2 मॉलिक्यूल फिक्स करने के लिए केल्विन साइकिल में। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, तो ये केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन है, और डार्क रिएक्शन के अंदर जो ATP NADPH इस्तेमाल होते हैं वो आपके लाइट रिएक्शन में होते हैं। ठीक है, और लाइट रिएक्शन आपके 2 टाइप की होती हैं एक आपके नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और एक आपके साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो अब आपने देखा कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, सॉरी नॉन साइक्लिक में आपने देखा था कि वहाँ पर आपके ATP भी बनता है और NADPH भी बनता है। तो फिर साइक्लिक की ज़रूरत क्या है? ठीक है, साइक्लिक की ज़रूरत क्या है जब आपके नॉन साइक्लिक में ATP भी बन रहा है और NADPH भी बन रहा है, तो फिर साइक्लिक की ज़रूरत क्या है? सवाल ये है। तो अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे एक CO2 मॉलिक्यूल फिक्स करना है। ठीक है, तो एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए मुझे 3 ATP चाहिए और 2 NADPH चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन चलाया, तो मुझे मिल गया आपके 1 ATP और 2 NADPH। ओके, बट मुझे चाहिए आपके कितने? 3 ATP चाहिए, तो मुझे आपके 3 नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन करने पड़ेंगे, और जिसकी वजह से आपके 3 ATP हो जाएंगे और 6 NADPH हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे 3 नॉन साइक्लिक से आपके कितने हो जाएंगे? 3 ATP और 6 NADPH। तो NADPH तो हमारे पास काफ़ी एक्स्ट्रा होगा इस तरह से, और ATP हमेशा शॉर्ट रहेंगे। ATP आपके 3 से 3 मिल जाएंगे, तो 3 ATP तो खर्च हो जाएंगे और 2 NADPH खर्च हो जाएंगे और 4 NADPH बचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके NADPH काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ATP शॉर्ट है, जितने हमें चाहिए उससे ATP शॉर्ट है। तो इसलिए आप देखेंगे कि साइक्लिक में सिर्फ क्या बनते हैं आपके? साइक्लिक में सिर्फ आपके ATP बनते हैं, साइक्लिक में आपके सिर्फ एक ATP बनता है। तो शायद साइक्लिक इसीलिए होता है कि ये आपके जो शॉर्ट ATP है, नॉन साइक्लिक के अंदर जो शॉर्ट ATP है उनको ये कंपनसेट कर सके। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे अकर, साइक्लिक अकर टू कंपनसेट शॉर्ट ATP, शॉर्ट नंबर ऑफ ATPs synthesize इन नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक में जो नंबर ऑफ ATP है वो शॉर्ट है, तो उनको कंपनसेट करने के लिए, ये डिफरेंस को मीट करने के लिए आपके साइक्लिक होता है। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये बिल्कुल ऐसे मान लीजिए आपके, जैसे आपको बनानी है क्या, आपको बनानी है, मान लीजिए आपको बनानी है आपके कार। ठीक है, और कार में आपको चाहिए क्या? एक स्टीयरिंग व्हील और 4 व्हील। ठीक है, 4 आपको व्हील चाहिए और एक स्टीयरिंग व्हील चाहिए। ओके, लेकिन कंपनी आपके, फैक्ट्री आपके एक बार में 2 व्हील बना रही है और एक स्टीयरिंग व्हील बना रही है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर व्हील्स जो है
कम बन रहे हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि आप दूसरी फैक्ट्री में जाएंगे, वहाँ पे उनको क्या ऑर्डर देंगे, सिर्फ व्हील बनाने का, ठीक है, 2 व्हील बनाने का। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो आपके व्हील शॉर्ट्स थे वो आपकी दूसरी कंपनी बना के दे देगी आपको, ठीक है, जो आपकी पहली कंपनी नहीं बना रही थी। पहली कंपनी 2 व्हील बना रही थी और एक स्टीयरिंग व्हील, तो हर बार 2 व्हील शॉर्ट पड़ते थे। तो आपने दूसरी कंपनी में ऑर्डर दिया कि 2 व्हील बनाइए और, ठीक है, तो दूसरी कंपनी आपके 2 व्हील और बना रही है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे साइक्लिक के अंदर, नॉन साइक्लिक के अंदर आपके एक एटीपी बनता है और 2 एनएडीपीएच बनते हैं, लेकिन हमें चाहिए 3 एटीपी और 2 एनएडीपीएच। तो हमारे पास हर बार 2 एटीपी की कमी पड़ रही है। तो इसीलिए आपके साइक्लिक होगा और साइक्लिक आपके सिर्फ एटीपी बना के दे देगा, ठीक है, सिर्फ एटीपी बना के दे देगा। चलिए, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स of Kelvin cycle required to synthesize 1 glucose molecule, ठीक है। तो सवाल क्या है आपके कि कितने टर्न्स चाहिए आपको केल्विन साइकिल के एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो आप जानते हैं कि एक केल्विन साइकिल में आपके एक CO2 फिक्स होगा और CO2 में 1 कार्बन, ग्लूकोज में 6 कार्बन। तो आपको 6 CO2 चाहिए ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है। तो 6 CO2 चाहिए आपको एक ग्लूकोज बनाने के लिए। तो आपको 6 केल्विन साइकिल चलानी पड़ेंगी एक ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है। तो सिंपल क्या है आपके कि आपके CO2 में आपके कितने कार्बन हैं, 1 कार्बन, और ग्लूकोज में आपके कितने कार्बन हैं, ग्लूकोज में है आपके 6 कार्बन, ठीक है। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो आपको 6 CO2 चाहिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए। और आप जानते हैं कि एक केल्विन साइकिल में एक CO2 फिक्स होगा, तो इस हिसाब से आपको 6 केल्विन साइकिल चाहिए होंगे, 6 केल्विन साइकिल चाहिए एक ग्लूकोज बनाने के लिए। एक ग्लूकोज बनाने के लिए आपको 6 केल्विन साइकिल चाहिए, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए